हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम लोग कर चुके हैं अकाउंटेंसी में 60 मार्क्स कंप्लीट। आज का जो वीडियो ये है कंपनी अकाउंट पर बेस्ड, जो कि आपके पेपर जून 2019 में वेटेज रखता है 15 मार्क्स के लिए। अगर आप मई 18 और नवंबर 18 के पेपर को ज़रा भी एनालिसिस करो तो 15 मार्क्स का वेटेज है। और आज है हमारा डे 4 का चैलेंज अगेन 6 आवर्स के लिए। वीडियो शाम को 6 बजे तो मिल ही रहा है आपको। वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद, है ना, कोशिश करिएगा रात तक ही देख लीजिए। और देख लेने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे बता दीजिएगा। आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, कंपनी में आपके पूरे 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ओके, 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर में से वो टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है। अब देखो, क्या मैं इसमें आपको कंपनी की थ्योरी बताने वाला हूँ सर? नहीं बताने वाला हूँ। क्यों नहीं बताने वाला हूँ सर? जब मैं रिवीजन सीरीज लाऊंगा पूरे 100 मार्क्स की सारी थ्योरीज कवर करूँगा। इसके लिए तो टेंशन छोड़ ही दो आप। तो देखते हैं क्या टॉपिक है पहले चैप्टर में, जो कि आपका इंट्रोडक्शन है। तो पहला टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, जब आपने इंटर करा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट यहीं पे थे। वहाँ पे आपने इसको बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर नहीं किया था। रीज़न बीइंग, बैलेंस शीट आती थी बट 3 या 4 मार्क्स की ऑप्शन होती थी। स्टेटमेंट ऑफ पीएल आता ही नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट आता था, है ना। पार्ट बी की बुक की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इस पूरे फॉर्मेट की ट्रिक की बात करेंगे कि आप फॉर्मेट कैसे याद रखो। बुक में एक बड़ा सा फॉर्मेट दिया है। बच्चा फॉर्मेट देखता है, कहता है यार इतना सब याद करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट निकालने की बात कर रहा है। अभी ट्रिक बताऊंगा आपको, एक बार में समझ आएगा। सेकंड, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी एक बड़ा सा फॉर्मेट। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट में बहुत ढेर सारे हेड, और आप देखने के बाद कहते हो यार ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटा है। बिकॉज बैलेंस शीट में क्या, लायबिलिटी एसेट्स, है ना। हम लोग भी देखते हैं कैसे करना है। सेकंड टॉपिक है आपका इशू फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये वो टॉपिक है जो पेपर में लास्ट नवंबर 2018 के पेपर में भी आया था, मई 2018 के पेपर में भी आया था। अब जो बताने चल रहा हूँ वो जरा ध्यान देना। जब आपका नवंबर 2018 का पेपर था तो यहाँ से बना था 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ध्यान होगा आपको, अराउंड 2 से 3 अलग अलग टॉपिक पूछ लिए गए थे और सारे टॉपिक यही थे। कॉल्ड अप प्रीमियम डिस्काउंट से रिलेट किया था पूरे क्वेश्चंस को। और अगर आप मई 2018 के पेपर की बात करो तो मई 2018 में इस टॉपिक से आया था 10 मार्क्स का। इन शॉर्ट, टॉपिक कंसीडर करना है हमको, दोनों में से किसी भी टॉपिक से आ सकता है। मेरा ओपिनियन ये है सर कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ प्रोराटा अलॉटमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब आईसीए का मॉड्यूल भी देखो, उसमें एनालिटिकल टेबल बनी है। मैं आपको बोलूँगा आज के टाइम में एनालिटिकल टेबल नहीं बनाई जाती। वर्किंग नोट में लाइक अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट अलग से सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स कैलकुलेशन सबकी होती है, समझाऊंगा। बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, आपको एक बार में क्लियर होगा। अब बारी आती है थर्ड टॉपिक की, जो कि इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर से हमने 4 टॉपिक कंसीडर करें। पहला टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो, ये सेम टॉपिक शेयर के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। तो जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट दूंगा वो शेयर के लिए भी सेम होगा, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनमें कुछ एंट्रीज हैं, एक बार आपको समझना है और एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, 2 से 3 एंट्री हो जाएगा। थर्ड, इशू एंड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन की मैं जब बात कर रहा हूँ तो आपके चैप्टर में सेपरेटली रिडेम्पशन का टॉपिक नहीं है। इंटर में था, फाउंडेशन में नहीं है। लेकिन जब आप रिडेम्पशन को प्रिपेयर करोगे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, जो ये कंडीशन देंगे वो हमें तैयार करना है। एट द एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर आप नवंबर 2018 की बात करो तो वहाँ पे जो टॉपिक आया था वो था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की कंप्यूटेशन। में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इन शॉर्ट, हम अगर ये 3 टॉपिक जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये कवर करते हैं, 15 मार्क्स ईजिली अवेलेबल है। अब जरा देख लेते हैं कि पहले टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। जो पहला टॉपिक आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसमें क्या है तो आप एक बार इसको नोट करो। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। ये नोट करिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करें कि रेक्टिफिकेशन से हम थोड़ी दूरी बना पाएँ और हमारे मार्क्स, हमारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में इंटर कर जाएँ कि हाँ यार ये 15 नंबर भी सिक्योर हो गए। ऑल्दो हमने 60 मार्क्स कवर कर लिया है ना, तो ये 15 भी होंगे। सो होप आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लिए होंगे। अब बारी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस समझने की। देखो, आपने जब अपने बुक आईसी मॉड्यूल साथ रखिए, नोटबुक साथ रखिए, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कॉन्सेप्ट लिखिएगा। मॉड्यूल में तो एक लंबा चिट्ठा तो बना ही रखा है उन्होंने, है ना। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपको वर्क करना है आपको उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है।
सिंपल करूँ चीज़ों को, जरा देखो आप पहले फॉर्मेट अपने मॉड्यूल का देखो। फॉर्मेट में क्या दिया गया है, रेवेन्यू लिखा गया प्लस अदर इनकम, है ना, टोटल इनकम आई, एक्सपेंसेस प्लस किया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री, है ना, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, बहुत कुछ है। मैं आपको बोलूँगा सिंपल रखो, हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्यों बनाना है सर, पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। पहला पॉइंट क्लियर है, हम क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे करंट ईयर का हो। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस को कंप्यूट करना चाहते हैं, हम सिंपल रखेंगे, प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहते हैं सर, प्रॉफिट कैसे आएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमें प्रॉफिट कंप्यूट करने का तरीका क्या है। अभी कल की वीडियो में डिस्कस किया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो जो कॉन्सेप्ट था वो था मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैच विथ एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। सिंपल है, रेवेन्यू मैच विथ एक्सपेंसेस, या ध्यान से समझना, रेवेन्यू मैच विथ एक्सपेंसेस। पूरे फॉर्मेट में क्या करना है, रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच करना है। किस लिए, क्योंकि हमारा इसको बनाने के पीछे जो पर्पस है वो है प्रॉफिट को कंप्यूट करना। इज दैट क्लियर। तो अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। और ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट कैसा है सर, बिफोर टैक्स है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए तो प्रॉफिट में से क्या करेंगे, हम टैक्स को लेस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इस पूरी कहानी में ना यही मेजर रोल प्ले करना है। तो दिमाग में क्या रखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कंप्यूट होता है फॉर प्रॉफिट पर्पस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैचिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है जिसकी वजह से रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को हमें करना पड़ता है लेस। अब इसमें जो कुछ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको जो बेसिक पॉइंट्स है वो समझाता हूँ। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी हम फॉर्मेट बनाएंगे इन दो मेजर पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। आपको नेम ऑफ द कंपनी रखना है और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। मान लेते हैं, चलिए अपने स्पेशल इंसान को लेते हैं, लल्लू लाल जी की कंपनी है, नेम ऑफ द कंपनी लल्लू लाल प्राइवेट लिमिटेड। चलो लल्लू लाल जी ने कंपनी बना ली अपनी, भाई प्रोग्रेस हो रही, बिजनेस से कंपनी पे आ चुके हैं। अब प्रॉफिट लॉस इनका है सर, करंट ईयर ले लेते हैं 31 मार्च 2019, सेम जो ईयर भी क्लोज हुआ है, ठीक है जी। तो इस ईयर के लिए हम अप्रैल में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, कैसे करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इधर भी एक लाइन खींच सकते हैं जहाँ पर आप नंबरिंग कर पाएंगे, है ना, बुक में फॉर्मेट दिया होगा। तो देखो फॉर्मेट को ना रट्टा मत मारना। मैंने आपको एक चीज़ बताई, क्या करना है हमें, रेवेन्यू मैच विद एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द करंट और प्रीवियस ईयर। अब फॉर्मेट में कैसे करना है ध्यान दो, इसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। सबसे पहले हमें लिखना है रेवेन्यू। रेवेन्यू लिख दिया आपने, इसमें हमको करना पड़ेगा ऐड। क्या ऐड करेंगे सर, ऐड करेंगे हम लोग अदर इनकम, बिकॉज अगर आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी समझा हुआ है तो हम क्रेडिट साइड में जो भी सेल्स होती थी उसमें क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते ही करते थे। या प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये ट्रेडिंग की बात थी। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद उसमें जो भी इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन जो भी रिसीविंग है, इन शॉर्ट अदर इनकम है, तो हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद क्या कर लोगे आप, मैं अभी आपको करंट ईयर बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर सेम कर लेंगे आप। तो क्या कंप्यूट कर लिया आप लोगों ने, आपने कंप्यूट कर ली टोटल इनकम। सिंपल एक सिंगल सी लाइन खींच दीजिए, ये टोटल इनकम आपने कर ली। कैसे सर, रेवेन्यू में आपने क्या ऐड करा, अदर इनकम को। सर अदर इनकम में क्या होगा, क्वेश्चन को आप रीड करोगे, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, जो भी रिसीविंग है इनकम दिख रही है ऐड करो। सिंपल रखो इनको। अब क्या करना है सर, अब हमको लिखने हैं एक्सपेंसेस। अभी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करूंगा। एक्सपेंसेस हमें माइनस करने हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कौन से एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंस के अंडर में क्या होता है। मैं आपकी मॉर्निंग में जब बुक देख रहा था तो मुझे चीज़ समझ आई कि आपके यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट तो दिया गया बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। आओ यहाँ देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो डेप्रीशिएशन। देखो आपके बुक में जो सीरियल ऑर्डर है मैं उसमें नहीं लिख रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डेप्रीशिएशन, फाइनेंस कॉस्ट। इसके अलावा आप कर सकते हो, एक पॉइंट और है आपके पास जो कि है, ठीक है, ओवरऑल हो चुके हैं। डेप्रीशिएशन कर लिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस भी आप कंसीडर कर सकते हो। चलो अब जरा देख लेते हैं इसमें करना क्या है हमें। तो सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि आपको ये टॉपिक अगर समझ आ रहे हैं तो इनमें हमें मिल गया एक्सपेंसेस, ठीक बात है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल लाइन अगेन खींचेंगे और क्या लिखेंगे सर, टोटल एक्सपेंसेस। तो ये टोटल इनकम लिखिए या टोटल रेवेन्यू भी लिखेंगे चलेगा,
कोई इशू नहीं है। इनकम रेवेन्यू कुछ भी आप लिखो। अब देखो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है सर, लेस करना है। क्या करना है, लेस करना है। क्यों करना है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस होंगे तो क्या फाइंड आउट होगा, प्रॉफिट होगा। तो बस सिंपल है, यहाँ एक बढ़िया सी सुंदर सी लाइन में लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। आपकी बुक में एक वर्ड और होगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बट बिलीव मी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जल्दी कंसिडर नहीं किया जाता है बिकॉज वो स्टेटमेंट में नहीं होता है। अगर है तो इसके लिए आप थोड़ा सा टॉपिक में आपको डिस्कस कर दूँगा कल की वीडियो में, जिससे आपको इसके भी पॉइंट्स बता ही देंगे। चलो रिकॉर्ड करते हैं इसको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आपको प्रॉफिट यहाँ मिल जाएगा। अब क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो क्या करना है सर, लेस टैक्स। और यहाँ पे ध्यान रखो डिफर्ड टैक्स भी हो सकता है, ठीक है जी। इसको आपको करना है लेस कर लेने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और हमें इस फॉर्मेट में सिर्फ इतना ही कंप्यूट करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सिंपल है, एक्सपेंस लिखेंगे उसको माइनस करने के लिए, रेवेन्यू और अदर इनकम को ऐड करके सारे एक्सपेंसेस को करना है लेस। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट टैक्स से पहले आ गया तो टैक्स माइनस करो, और टैक्स माइनस करने के बाद क्या होगा सर, सिंपली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जो मुझे डिस्कशन करना है वो एक टॉपिक ये रहा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे फाइंड आउट आता है, करते हैं हम लोग। फाइनेंस कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेप्रिसिएशन के साथ आपकी बुक में लिखा होगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, सेम है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क है। डेप्रिसिएशन में वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, अमोर्टाइजेशन वैल्यू स्क्रैप में पहुंच जाती है। तो होप ये चीज़ क्लियर है। इसको अब नोट करेंगे और हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। सो फॉर्मेट हमने समझ लिया। फॉर्मेट में क्या था सर, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम माइनस ऑल दी एक्सपेंसेस, क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वो आ गया तो उसमें क्या लेस करेंगे, टैक्स। टैक्स में करंट ईयर भी हो सकता है टैक्स का, और डिफर्ड टैक्स भी पॉसिबल है। लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो मैंने कुछ पॉइंट्स एक्सपेंसेस में डिस्कस करे थे उनका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्यों सर, रीज़न क्या है। देखो जब आपने फॉर्मेट बनाया तो एक कॉलम आपने बना रखा था नोट नंबर। सर देखो नोट नंबर में क्या होता है, लाइक आपने यहाँ पर कोई भी वर्किंग नोट अंडर द फॉर्मेट नहीं करना है। फॉर्मेट के अंदर में कोई भी वर्किंग नोट नहीं होगा, सारे के सारे वर्किंग नोट होंगे नोट्स टू अकाउंट में। ये इस स्टेटमेंट के बनने के बाद बनता है, ठीक है। वो नोट्स टू अकाउंट बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। एक वर्किंग नोट है बट फॉर्मेट में देना है जहाँ से नंबरिंग होगी। तो करना क्या, लाइक हमको पता चला, हमने कंप्यूटेशन करी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे जो भी हम अमाउंट कंप्यूट करेंगे इस अमाउंट को जब हम फॉर्मेट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसी के सामने नोट नंबर में लिखना है 1, जिससे एग्जामिनर को ये आप आइडेंटिफाई करा पाओ कि ये हमने रटा नहीं था, नोट से अकाउंट से लिया है। और देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल के लिए देख लो आप, बहुत ईजी बताता हूँ। आपके पास 8 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, आपने 3 और परचेज़ करी, लिख के दिखाऊंगा। 8 हैं, आपने 3 और परचेज़ कर ली। और जब आपने ईयर एंड पर चेक करा, ईयर एंड क्या, डेज एंड पे मान लो आपने चेक करा तो आपके पास 5 बची। तो ज़रा बताओ आपने कितना कंज्यूम करा। आंसर सिंपल है ना, कितना आएगा सर, 6 यूनिट। फॉर्मेट के थ्रू मूव करते हैं। चलिए फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री कहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरीज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अभी आप देखो ओपनिंग स्टॉक 8 पहले से थी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3 आपने परचेज करी, और जो क्लोजिंग है माइनस कर दो आप, है ना, माइनस जो बचा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पॉइंट क्लियर है, ठीक है जी। तो अभी क्या आएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो। 8 हमारे पास पहले से चॉकलेट थी, 3 हमने परचेज करी, कैरिज हमने नहीं खर्च करा, और हमारे पास आखिर में बच रही 5। तो आंसर कितना आएगा सर, 6 यूनिट। पहला क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट जो मैंने वहाँ नहीं लिखा था वो लिख लेता हूँ जरा। पॉइंट है आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है और है कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत और है भी कुछ नहीं। कैसे करना है देखो, सब किसके बेनिफिट की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की। तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है सर, देखो सैलरी टू एम्प्लॉयज़,
सैलरी टू वर्कर्स, या फिर मैं लिख रहा हूँ एनी अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर सर्विसेज। अगर आपको कोई भी हेड पढ़ के लगता है कि ये एम्प्लॉयज़ को पे किया रहा है क्योंकि उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है हमारी कंपनी को, तो सिंपली इन सबको कर देना है ऐड, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम वहाँ ले आके ये वैल्यू हम पुट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या करना है, नोट नंबर में नोट नंबर 1 किसके सामने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सामने, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस सामने, नोट नंबर 2। अब बारी है पॉइंट नंबर 3 की। सर ये है आपका फाइनेंस कॉस्ट। ओके सर, फाइनेंस कॉस्ट, आप फाइनेंस की कॉस्ट क्या, फाइनेंस मतलब है इन शॉर्ट लोन, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो आप यहाँ पर कॉस्ट क्या पे करोगे, आओ देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, कुछ भी आप लिख लीजिए। इन शॉर्ट अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट पे करा है तो वो आपकी फाइनेंस की कॉस्ट में आएगा, और इन सारी वैल्यूज़ को हम कर लेंगे ऐड। और ऐड करके कहाँ दिखाना है सर, अगेन नोट नंबर में जाना है, लिखना है 3 और फाइनेंस कॉस्ट के सामने ये अमाउंट कंसीडर करा लेना है। 3 पॉइंट हो गए, 4th पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए जी, 4th पॉइंट है आपका डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी है। तो डेप्रिसिएशन में क्या करना है, ये सबसे इजी है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। क्या करना है इस पर, हमको सिंपली देखना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और शॉर्ट में बोलूँ तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गिवन इन योर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया होगा उन एसेट्स पर हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू लगानी है और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एट द एंड ऐड करना है। अगेन क्या करना है, इसको नोट नंबर में जाके कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नोट नंबर में लिखना है 4, डेप्रिसिएशन के आगे अमाउंट लिखना है सेम। क्लियर है। एट द एंड 5 नंबर पे पॉइंट था आपका अदर एक्सपेंसेस। अभी अदर एक्सपेंसेस में क्या करना है सर, अब ये एक्सपेंस लिख लेने के बाद अब आपको अगर क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंस दिखता है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी नेचर का होगा तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में सिंपली यहाँ पे वो सारे हेड लिखने हैं। लाइक रेंट दिया है, डिस्काउंट दिया है ना, कमीशन पे करा है, डिलीवरी चार्ज दिया हुआ है, पैकेजिंग चार्ज, कुछ भी है सारा ऐड करो, सारा ऐड करके दिखा दो। तो जरा रिपीट करते हैं जल्दी से। अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना तो क्या करना है, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, क्या आ गया, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना बड़ा फॉर्मेट है ना, देख रहे हो आप, इतना बड़ा। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अगर ये आया क्वेश्चन सेपरेटली तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अलॉन्ग विद बैलेंस शीट के साथ आएगा। तो होप ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, आप इसको नोट करो। अब हम इसको रफ करके स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट का वो जो बड़ा वाला फॉर्मेट है ना, उसको भी कोशिश करते हैं इतने मिलाने की। चलो शुरुआत करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। क्या करना है, रेवेन्यू में इनकम ऐड करके एक्सपेंसेस को लेस करना है, फिर टैक्स लेस करना है। आपको क्या करना है, मॉड्यूल उठाना है। कॉन्सेप्ट देख लेने के बाद जब ये वीडियो क्लोज होगा, वीडियो क्लोज होने के बाद मॉड्यूल उठाइएगा। मॉड्यूल में से पहले पीएल जो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट एक बार देख लीजिए। फॉर्मेट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देखना, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो गया है तो उसके बाद जो इलस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा नोटबुक में। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आता है तो जिस भी पॉइंट में, देखो पूरे क्वेश्चन में डाउट नहीं हो सकता, पूरे क्वेश्चन में किसी पॉइंट पर डाउट होगा, वो पॉइंट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपको। तो अभी देखो हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे समझा, सेम तरीके से बैलेंस शीट समझनी है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हमने स्टार्ट करा था 2 पॉइंट से। हमें पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है और सेकंड उस पर कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पर्पस मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आप मुझे कमेंट में बताओगे। अगर आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाली कल वाली वीडियो आपने देखी है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो विदाउट एनी चीटिंग, है ना, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने के पीछे जो मेन पर्पस है वो एक ही पर्पस है, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या ऑफ द कंपनी। अभी कंपनी की हमें फिनेंशियल पोजीशन जाननी है तो हम इसको बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं आप लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए भी कई बार बैलेंस शीट बनाई जाती है कि क्या हमारी कंपनी एबल है पेमेंट करने के लिए कि नहीं। तो ये हमने बताया आपको पर्पस।
किस कॉन्सेप्ट पर बैलेंस शीट बेस्ड है, मुझे कमेंट में बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट को समझने की। बहुत ही सिंपल है, हमको एसेट्स और लाइबिलिटी को टैली करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अभी देखो यार, आपकी बुक में अगेन बोलूँगा, एक बड़ा सा फॉर्मेट, बड़े सा नोट्स टू अकाउंट और बहुत सारे हेड का एक्सप्लेनेशन। बैलेंस शीट तो एक्सप्लेन भी की गई है, बड़ा अच्छा किया गया कि पीएल ने एक्सप्लेन किया, बैलेंस शीट एक्सप्लेन की गई। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जो हेड मैं यहाँ बता रहा हूँ उनके पॉइंट्स को एक बार रीड आउट करिएगा, फ़ायदा मिलेगा आपको। क्योंकि अगर कोई भी पूरी बैलेंस शीट में पूरे क्वेश्चन कोई एक हेड भी ऐसा आया जो आपके लिए अजूबा जैसा रहा कि यार ये सिलेबस से बाहर दे दिया क्या, अगर ये इंटरनल फीलिंग आई तो ना सब गड़बड़ हो जाएगी। तो एक बार आप रीड कर लेना, जबकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो भी आपके लिए ईजी होगा। अभी देखते हैं क्या है। बैलेंस शीट में दो हेड हैं सर, पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और दूसरा है एसेट्स। और हमें रेशियो रखना है 4:2। क्या रेशियो रखेंगे? 4:2। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में 4 मेन हेड हैं और एसेट्स में 2 मेन हेड हैं। इतना क्लियर है? हमें हेड सब हेड का ध्यान रखना है। अब चलो देखते हैं कैसे करना है। जब हम बात करें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की तो पहला हेड आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड की अगर बात करें, इसके अंदर में 3 हेड हैं, लेकिन मैंने 2 यहाँ पे कंसिडर किया है। पहला है शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। समझ आ रहा है? जब शेयर कैपिटल की बात करेंगे सर, शेयर कैपिटल में क्या, मैं बताता हूँ। देखो, आप क्या करते हो, कंपनी को पहले करते हो रजिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अथराइज शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल, बड़े सारे नाम है। तो अथराइज शेयर कैपिटल प्लस इशूड प्लस सब्सक्राइब प्लस कॉल्ड अप प्लस प्लेड अप प्लस अनकॉल्ड अप, ये कैपिटल के टाइप्स हैं। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन उठाना है और देखना है जो कैपिटल अथराइज होती है वो इशू नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जो आपने अथराइज करने के बाद इशू किया है उसको देखना है, उसमें से कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना कॉल्ड हुआ, कितना पेड हुआ। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमको पेड हुई। क्लियर है? कॉल्ड वैल्यू के साथ। इसके बाद बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस की। बहुत ही सिंपल है, अगर आपका क्वेश्चन कंपनी से बन रहा है तो मैक्सिमम चांस है फॉरफीचर इंक्लूड होगा। ठीक बात है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में बेसिकली हम लिखते हैं एनी टाइप ऑफ रिजर्व और एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट। इसके साथ ही अगर आपका फॉरफीचर भी हुआ है तो भी इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो फॉरफीचर अमाउंट भी यहाँ पर हमें ऐड करना है। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं इस पॉइंट को बड़ा जल्दी स्किप कर देते हैं, बट मान लो आईसीआई ने थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेला और एक छोटा सा पॉइंट दे ही दिया तो क्या करोगे? समझाता हूँ है क्या, बहुत सिंपल आंसर है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। सर केस कितने हैं? 2 शेयर इशू करने पे। फर्स्ट वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन, सेकंड इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर ओवर एज नेम सजेस्ट है ना, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में ये नहीं हो सकता जो यहाँ पे लिखा है, बट यस ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन पे पैसा मिलेगा एक्सेस और वो पेंडिंग हो जाएगा कहाँ पर? ऑन अलॉटमेंट। तो अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये लगे और बैलेंस शीट बनाने को बोले, अगर ऐसी लाइन है तो वो पैसा उठा के यहाँ रख देना। आप अप्लाइड अलॉटेड का चार्ट बनाते हैं ना, अभी बताऊँगा आगे इसको भी जब प्रो राटा अलॉटमेंट कवर करूँगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करें, दोज लाइबिलिटी विच कैन बी पेड आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर, मतलब ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। जब 1 साल के बाद अगर आपको पेमेंट करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लाइक आप डिवेंचर रख सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन रख सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है कि आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे एलटीपी लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लाइक आप जब प्रोविजन करते हो फॉर बैड डेब्ट तो वो पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है। ठीक बात है, बट अगर आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजन कर लिया जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो प्रोविजन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है, तो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा। इसमें एक पार्ट है जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ और इसको यहाँ रख रहा हूँ, ये है आपका कंटीजेंट लाइबिलिटी। कल डिस्कस हुआ था कंटीजेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन में डिफरेंसेस का, तो आज इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग समझेंगे। आते हैं पार्ट 4 पर। तो सर इक्विटी लाइबिलिटीज़ में, लाइबिलिटी में कितने पार्ट? 4। एसेट्स में कितने पार्ट? 2। दिमाग को अपनी इंस्ट्रक्शन दो। 4:2 का रेशियो होता है बैलेंस शीट में। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बैठोगे ना, तो अगर कोई हेड स्किप हो भी रहा है तो आपके दिमाग में आएगा यार बैलेंस शीट में सर ने बोला था लाइबिलिटी में 4 होता है और एसेट्स में 2 होते हैं, स्किप नहीं होगा आपसे। चलो करंट लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। सर करंट लाइबिलिटी अगर हम बात करें तो नाम तो बड़ा इजी होता है ना, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, इनकम रिसीव्ड एडवांस, ये सारी करंट लाइबिलिटीज़ है। बट प्राइमा फेसिया मैंने यहाँ लिख रखा है हेड प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप वहाँ पे हेड लिख देना ना, क्या जाता है यार, एक बार रीड करोगे इजीली हो जाएगा। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में 4 हेड। फर्स्ट कौन सा? आपका शेयर होल्डर फंड। सेकंड कौन सा?
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। थर्ड कौन सा, नॉन करंट लायबिलिटी। फोर्थ कौन सा, करंट लायबिलिटी। अब जरा देखो जो एसेट्स में दो हेड हैं वो सिर्फ यहीं से कंसीडर कर लो, नॉन करंट लायबिलिटी से ले लो नॉन करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी से उठाओ करंट एसेट्स। जो बचपन से, बचपन मतलब कॉमर्स का बचपन, 11th क्लास से आपको पता है सर एसेट्स कितनी होती है, सर 2 होती हैं, नॉन करंट करंट। लायबिलिटी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, नॉन करंट करंट। वहाँ पे पढ़ाते थे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, है ना, वही है। चलो देखते हैं नॉन करंट एसेट्स में अगेन बोलूंगा, हेड ध्यान रखना क्या है, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ध्यान रखो यहाँ पर टू और फ्रॉम का सारा गेम है सर। टू और फ्रॉम का पूरा गेम है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, समझो। लोन फ्रॉम अगर बोला है लोन फ्रॉम, सो इट रिप्रेजेंट लाइबिलिटी, आगे नाम जो भी हो। अगर बोलता है लोन टू, इट रिप्रेजेंट एसेट्स। तो क्या ध्यान रखेंगे, ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। अगर लिखा है लोन टू, टी ओ वर्ड मिला तो एसेट्स है, अगर फ्रॉम मिला तो लाइबिलिटी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो फिक्स एसेट्स में क्या करना है, टेंजिबल एसेट्स। सर टेंजिबल एसेट्स क्या है, प्रेफरेंस बोलूँगा जब आप नोट, इसके बाद नोट्स टू अकाउंट बनता है, नोट नंबर, जहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कि भैया ये जो आपने फिक्स एसेट्स लिखा है नोट नंबर 5, ये कहाँ से आया, एज लाइक स्टेटमेंट ऑफ पीएल। आपको नोट नंबर वर्किंग नोट के थ्रू बनाने हैं। तो जरा देखो टेंजिबल एसेट्स में क्या होगा। अगर आप टेंजिबल एसेट्स की बात करो तो आपको ना प्रेफरेंस यूज़ करना, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, कॉम्बिनेशन में चलना है, ठीक है। फिर बारी आती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की। सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, लॉट्स ऑफ नेम ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपका दिया गया है वर्किंग कैपिटल, कैपिटल फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये भी आपका फिक्स एसेट्स के पार्ट में आएगी। अब बारी आती है सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एज नेम सजेस्ट। अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, या फिर वहाँ ब्रैकेट में लिख लिया 5 ईयर या 6 ईयर, कुछ भी ऐसा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, शो करेंगे। एट द एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर आपको पढ़ के लगता है कि पैसा लंबे टाइम के लिए दिया गया है, 3 to 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, तो आप उसको एसेट्स में नॉन करंट में रखोगे। अब बारी है लास्ट पार्ट की जो कि है करंट एसेट्स। क्या करेंगे सर इसमें, बहुत ही सिंपल रखो। करंट एसेट्स में कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो आप, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। बट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइक डेटर्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, तो हम इसको सेपरेटली नहीं लिखेंगे, इसलिए हम प्रॉपर एक वर्ड यूज़ करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, सुंदर सा वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट समझ आ गई है। बैलेंस शीट बनाने से पहले नोट्स टू अकाउंट बनेगा, और अगेन बोल रहा हूँ नोट्स टू अकाउंट इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट, जिसको हमें थोड़ा प्रॉपर करना है ना। वो तिरछा ये वाला नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 1 किस बारे में है, पॉइंट नंबर 2 किस बारे में है, कुछ इस तरीके से लिखना है। तो हमने अभी कवर किया है अपने टॉपिक का फर्स्ट पार्ट, अब कवर करना है टॉपिक का सेकेंड पार्ट। नोट करिए, शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर, सेकंड टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट अलॉन्ग विद फॉरफीचर। तो देखो इस टॉपिक में ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। हमें पर्पस पता होना ही चाहिए। पर्पस नहीं पता तो हम रटेंगे। तो पर्पस क्या है सर, फॉरफिट हम क्यों कर रहे हैं, जरा रीज़न बताओ। फॉरफिट करने के पीछे रीज़न ये है बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। तो कंपनी को यहाँ पे होता है नुकसान, अगर उसको टाइम पर ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं मिलती है तो वो क्या करती है, जिन शेयर होल्डर ने नालायकी करी है, रीज़न कुछ भी हो, अगर कंपनी को पैसे नहीं मिले ऑन ड्यू डेट तो एप्लीकेशन भेजती है, 14 डेज़ का गैप देती है लेटर में, वो सब आपको पता है। बट अगर वो टाइम पे नहीं पेमेंट मिल रही है तो क्या करेगी कंपनी, शेयर को फॉरफिट। अभी क्या होगा, फॉरफीचर होता है एट पार, जो कंपनी शेयर इशू की हो, या फिर कंपनी जो शेयर इशू की हो एट प्रीमियम। ये बात समझ में आ रही है। अब अगेन हमने अगर उसको फॉरफिट कर लिया तो हम शेयर को फॉरफिट, शेयर इज अ डॉक्यूमेंट, सिंपली डॉक्यूमेंट, इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ना, एक सिंपली डॉक्यूमेंट है, पैसे तो है नहीं वो। अगर हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया तो हमें अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए, पर्पस क्या है, रेज करना, क्या करना पड़ेगा, री इशू। क्यों करते हैं री इशू, कैपिटल को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए दोबारा से, ठीक है। प्रोसेस समझ आ रहा है। आओ जरा देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। एक बात है ना, जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस शीट बना रहे हो तो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। मैंने भी जब टेस्ट लिए हैं तो मैंने चीज़ नोटिस करी है, बच्चे क्या करते हैं, सीधा फॉर्मेट बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। बट याद होगा मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे 2 लाइन लिखी थी,
वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट दोनों में कंसीडर होगी, है ना, कंपनी किसकी है और कौन से ईयर के लिए बनाई जा रही है। ठीक बात है। लाइक पार्टनरशिप में आप बनाते हो, आप लिखते हो ना बैलेंस शीट ब्रैकेट में एज ऑन डेटेड, तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा था, फॉर्मेट थोड़ा प्रोसीजर है तो उसको फॉलो करवाओ। चलो फॉर फ्यूचर की बात कर लेते हैं। देखो अगर इश्यू डेट पार है तो करना क्या पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से समझना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, हम फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे, फिर री इशू करेंगे और फिर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअल एंट्री है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एंट्री में ध्यान रखना, हमें जर्नल का फॉर्मेट, नरेशन ये पता होनी चाहिए। सर नरेशन अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट होती है, जरा बताओ, हम जो नरेशन देते हो किस कॉन्सेप्ट में आती है ना। चलो मैं बताता हूँ, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है हमें, इसके बाद जो भी नहीं मिला सब क्रेडिट कर दो। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं एप्लीकेशन के बाद ही वो नालायक निकल गया। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। होप यू बी क्लियर, फाइनल कॉल। अब क्या करना है सर, देखो जरा ध्यान से समझो, हमने उनसे मांगा इतना, हमको नहीं मिला इतना, और हमको जो मिला वो हमने कर लिया फॉरफीट। इज दैट क्लियर? हमने जो मांगा बोल रहा हूँ इन मतलब बहुत सिंपल। देखो पेड अप कॉल्ड अप 2 रेट होते हैं, ठीक है, तो हम पेड अप नहीं मांग सकते, हम क्या मांग सकते हैं, कॉल्ड अप। तो रटने की बजाय लिखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्या लिखोगे आप, फॉरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। रिपीट करना मेरे साथ, हमने उनसे जो मांगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अब उन्होंने जो नहीं दिया का मतलब क्या है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर। अब इसमें क्या होगा सर, बड़ा ही सिंपल। देखो अलॉटमेंट पे फॉरफीचर का शेयर लेंगे और अलॉटमेंट का रेट लेंगे, कॉल पर फॉरफीटेड शेयर लेंगे और कॉल का रेट लेंगे। यही चीज़ पे भी होगी, यहाँ तो समझ आ रहा है। अब 2 शेयर फॉरफीचर में क्या करोगे सर, जो पहले ही मिल चुका है, मीन्स फॉरफीटेड शेयर इनटू क्या मिला होगा इस क्वेश्चन में, एप्लीकेशन का रेट। होप आपको समझ आ गया होगा। रिपीट करूं, इजी करता हूं। देखो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, जो हमने मांगा, और 2 अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल में क्या लिखेंगे, जो हमने मांगा तो बट उसने दिया नहीं, ठीक है। और फॉरफीचर में क्या लिखेंगे, जो हमने पहले ले लिया है, जो लिया वही फॉरफीट कर लेंगे। चलो फॉरफीचर हो गया, फॉरफीचर कर लिया। अब बारी है कि हम करें, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो वीडियो को हम लोग बस इस टॉपिक को बता के क्लोज करेंगे, और जो रिमेनिंग टॉपिक है वो सेकंड पार्ट कल ही मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो भी देख लेने के बाद जो भी डाउट्स है ना, लाइक इस पार्ट से रिलेटेड है या उस पार्ट से, दोनों आज ही कमेंट कर दीजिएगा। लाइक मैं कल दोपहर में 11 बजे के आसपास से नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगा मॉर्निंग में। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे पास आपके डाउट सारे आगे हों, जिससे हम कल ही इस चैप्टर को 15 मार्क्स को क्लोज कर लें, है ना। 2 दिन से ज़्यादा का वीडियो बनाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको जो रिविजन भी मुझे देना है वो भी डिले होगा। तो 6 डेज चैलेंज को उसी 6 डेज में क्लोज करना है। आज 4th डे में हम लोग कर रहे हैं 75 मार्क्स, ओके। 5th डे में भी 75 मार्क्स में ही रहेंगे, एक टॉपिक और प्लस करूंगा, इसमें कोई भी हो सकता है, ओके। 6th डे में हम जब जाएंगे तो हमें करना पड़ेगा कितना सर, 25 मार्क्स। माय गॉड, बट ठीक है, करते हैं, देखते हैं कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, करेंगे। नहीं होगा यार तो 6 डेज में पहुंच के आपको 2 वीडियो दूंगा, देखता हूं कैसे बना सकता हूं, है ना। लेकिन क्लोज करना है इसके अंदर में। अभी चलो फॉरफीचर हो गया, अब बारी है री इशू की। फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर था, पर्पस पता है ना, हमें कैपिटल को रेज करने के लिए हमें पहले उनसे पैसे लेने पड़ेंगे सारे के सारे। तो फॉरफीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसे दे नहीं रहा, तो हमने उसके शेयर को करना है फॉरफीट। अभी री इशू क्यों करना है हमें, क्योंकि हमें अपनी कैपिटल को करना है रेज, कैपिटल बढ़ानी है सर, वो नहीं तो कोई और सही, लोगों की कमी थोड़ी है ना। तो चलो देखते हैं री इशू में क्या करना है, बहुत ही सिंपल रखो। देखो यार, री इशू पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है ना, सिंपल है। तो करके देखते हैं जरा। आपको री इशू करना है तो पैसे तो मिलेंगे, सिंपल है, डेबिट करेंगे, और हमें दिमाग में रखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पैसे कैपिटल के लिए मिलेंगे, है ना। तो ये एंट्री तो रहेगी, ये श्योर हो गई बात। अब अगर आपने पार पे किया है तो इसको लिख के छोड़ दो, अगर प्रीमियम पे रीइश्यू है तो सर प्रीमियम होता है इनकम, प्रॉफिट। और मैंने आपको जर्नल एंट्री के लिए अगेन रिपीट करता हूँ, अप्रोच बताई थी, एसेट्स एंड एक्सपेंस, लायबिलिटी एंड इनकम। अगर एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो हमें करना है उन्हें डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो हमें उन्हें करना है क्रेडिट।
क्लियर है। लायबिलिटी इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट। और इस अप्रोच पे यूज़ करते हैं। बैंक एसेट्स है, रीइश्यू करने पे एसेट्स मिलेगी, इंक्रीज होगी तो हमने किया डेबिट। कैपिटल लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने पे क्या करना है, क्रेडिट। अब बारी है, अगर प्रीमियम पे होगा तो क्या करेंगे, प्रीमियम पे है तो सिंपल लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर बात। क्यों सर, इनकम है, इनकम बढ़ने पे क्या करते हैं, क्रेडिट। बट अगेन अगर मान लो डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट वर्ड ना यूज़ करके क्या यूज़ करना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। एक बात ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन में दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। चलो जी, ये हो गया। अब सर थर्ड एंट्री बची है आपकी, जो कि है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व क्या करना पड़ेगा सर, सिंपल एक ही एंट्री होती है, कैटेगरी कुछ भी हो। एंट्री क्या होती है सर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पर्पस बताओ जरा क्या है, पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस नहीं पता तो आप रटोगे कि सर रट लें, ये वाली एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। सर ने बोला हाँ बेटा रट लो, मजा आएगा, किसी भी केस में चेंज नहीं होता। रट के आगे बढ़ गए, फाउंडेशन क्लियर कर गए, आईपीसीसी में गाड़ी लटकी पड़ी है। तो कॉन्सेप्ट समझो, पर्पस क्या है। अभी मैंने इससे पहले बैलेंस शीट बताई। बैलेंस शीट में मैंने बोला शेयर होल्डर फंड के हेड में सेकेंड पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस, और मैंने वहाँ ये बात बोली थी कि अगर आपको प्रॉफिट होता है या फिर फॉर फ्यूचर होता है, फॉर फ्यूचर प्रॉफिट का पार्ट है तो उसे हम वहाँ पे शो करते हैं। ये वही पार्ट है, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। अब बारी ये है सर, इसको कंप्यूट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जुगाड़ तुक्का मत लगाइएगा कि जितना फॉर फ्यूचर में क्रेडिट है, जितना डेबिट हुआ है उसको माइनस कर दो, आंसर आ गया। नहीं करना। बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, आप इसे हम लोग को पता होना चाहिए। फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन forfeited share into reissue share minus loss on reissue। रिपीट करता हूँ, फॉरफिटेड अमाउंट, जो अमाउंट यहाँ पर आया है वो, अपॉन फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर फॉरफिट किए वो अपॉन में जाएगा, इनटू रीइश्यूड शेयर, जितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं वो शेयर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। देखो लॉस कब होगा, जब आप शेयर को डिस्काउंट पर इशू करोगे। तो होप इट विल बी क्लियर। आपको क्या करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कमेंट में वो क्वेश्चंस के पॉइंट बताइएगा जिसमें आपको डाउट है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पूरी कंपनी में बोल रहा हूँ डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में बताइए। जब कल हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इसका प्रोराटा अलॉटमेंट, जहाँ मुझे आपको कॉन्सेप्ट देने हैं कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट या ओवर सब्सक्रिप्शन में अप्लाइड लॉट हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं, ये कर लेंगे। देन आपको डिवेंचर का बताऊंगा। डिवेंचर की छोटी स्ट्रिक अभी देता हूँ, इंप्लीमेंट करके चेक करना। अगर लाइक कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले की बात कर रहा हूँ, या फिर आप शेयर में या डिवेंचर दोनों में, अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली हम 3 काम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जरा जल्दी से देखो इसको, हम पहले एसेट्स को परचेज करेंगे, फिर हम करने वाले हैं पार्शियल पेमेंट। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो थर्ड नंबर पे इशू डिवेंचर, या फिर अगर शेयर का टॉपिक है तो इशू शेयर। कैसे करेंगे, पहली एंट्री में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर जिससे हमने परचेज किया। दूसरी एंट्री में जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू जिस भी फॉर्म में आप पे कर रहे हो। थर्ड एंट्री में इशू का डिवेंचर कर रहे हो तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला देखो समझो, फॉर्मूला है अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाई रेट। अगर प्रीमियम पे है तो प्लस, डिस्काउंट पे है तो माइनस। दैट्स इट। क्या करना है सर, अमाउंट जितना पे हो रहा है, लाइक 4 लाख रुपए पे कर रहा है, 10 रुपये के रेट से था तो 4 लाख डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो कितने शेयर इशू हुए, 40,000, या डिवेंचर कितनी इशू हुए, 40,000। तो होप चीज़ समझ में आ रही होगी। आज क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपके साथ हूँ, आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है। लेकिन एफर्ट, अभी कल एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, उसका कमेंट भी आपको दिख रहा होगा। उस बच्चे ने कमेंट किया था सर 12 और 45 मिनट की हिस्ट्री है। सुपर, बहुत ज़बरदस्त। हम लोग 6 से 7 घंटे मैक्सिमम लोग, आप लोग, प्रिया भी एक स्टूडेंट जिसका कमेंट आया था, आप लोग 6 से 7 घंटे का एफर्ट डालो। आप कमेंट देख के अच्छा लगता है कि जो चैलेंज है आपने इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है, और इससे एफर्ट से आपके रिजल्ट में बदलाव ज़रूर आएगा, है ना। कहते हैं कि बिलीव एंड अचीव, अगर आपको बिलीव हो रहा है तो अचीव भी होगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, विदाउट एनी टेंशन। गुड लक।